लिए स्टैंड लेना सीख ले। वह आदमी तेरा यूज कर रहा है और तू अपना यूज होने दे रही है। तुझे पता है, अगर तूने 10 गलतियां कर दी तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही चुकी है। निश्शू की डांट सुनकर फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी रुंधी हुई आवाज में बोली, निश्शू, मैं क्या करती? मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तू नहीं जानती कि वह कितने गुस्से वाले हैं और कितना ज्यादा डरावनी आंखों से जब घूरते हैं तो मुझे रोना आ जाता है। मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? अगर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें पैसे वापस दूं, तो मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? और इतना ही नहीं निशु, वह मेरी हेल्प भी करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं। व्हाट द हेल फना, तुझे हो क्या गया है? तू उसे आदमी की तारीफ कर रही है, उस जानवर की, जिसने तेरे साथ क्या किया था? तू भूल गई है क्या? और उसने तेरी मजबूरियां का कैसे फायदा उठाया है? तुझे दिख नहीं रहा? क्या तू अंधी हो गई है? निशु फना पर बिगड़ते हुए बोली। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त को आखिर हो क्या गया है। यह उस जानवर से कभी डरती है, कभी उसकी तरफदारी करती है, तो कभी इसे बुरा लगता है। फना, तू कंफ्यूज है और मुझे भी पागल कर रही है अब। फना ने निशु का हाथ पकड़ते हुए कहा, चल इतना गुस्सा मत कर, वहां पर बैठते हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं। दोनों जाकर बेंच पर बैठ जाती है। फना ने निशु को देखते हुए उससे कहा, ऐसा नहीं है निशु, उन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लेकर आती? वह जैसे भी हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। हाँ, उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरी किस्मत है। तुझे पता है, उस मैनेजर ने भी मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे 12,000 रुपए भी नहीं दिए और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका कहा हर काम करूंगी तो वह मुझे 10 लाख रुपए देगा। मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मुझे बार में काम करना पड़ा, और वहां पर लोग, तुझे पता है, कितनी गंदी नजरों से देखते हैं और टच भी करते हैं। फिर उसके बाद वह निशु को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। रमन ने जब उसके साथ बदतमीजी की थी और उसे अपने साथ बेडरूम में खींच कर ले जा रहा था, तब विक्रम ही था जो वहां पर आ गया था और उसने रमन से उसे बचाया था। पता है सर ने रमन के साथ जो किया, उसके बाद उस बार में सब आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखते हैं। वह मैनेजर तक मुझसे बदतमीजी नहीं करता और पहले ही दिन उसने मुझे खींचकर थप्पड़ मारा था। उसके बाद से मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैनेजर छू की आवाज भी नहीं करता। एक दिन मैनेजर ने मुझे एक रूम में उसके इम्पोर्टेंट गेस्ट को ड्रिंक्स सर्व करने के लिए कहा और वह गेस्ट मुझसे बदतमीजी करने लगे। फिर उसके बाद फना सब कुछ निशु को बता देती है कि कैसे कैसे और उसके साथ क्या क्या हुआ था। यह सुनकर तो निशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फना को जोर से हग करते हुए बोली, इतना कुछ हो गया तेरे साथ तो तूने मुझे बताया भी नहीं। तू ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? निशु, तू रो मत, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इसलिए तो आज मैंने छुट्टी ली। तुझे पता है सर ने मुझे उस जानवर से बचाया, वरना उस दिन तो वह मुझे मार डालता। उसके सर पर हैवानियत चढ़ी हुई थी। उसके साथ उसके 4 दोस्त भी थे। सर ने उन्हें बहुत मारा था। नीशू ने हैरानी से फना को देखते हुए कहा, तुझे मालूम है कि तू उस जानवर की तारीफ कर रही है जिसने तेरे साथ इतना गलत किया है? तेरा मिस यूज किया है उसने। फना चुप हो गई और उसने अपना सर नीचे झुकाकर कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ निशु, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पूर्ण लड़की हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोगों से कैसे बात की जाती है। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी को ना बोल दूं। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी मैं उनसे सवाल नहीं कर पाई कि क्यों वह मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास गए। मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी मैं नहीं कर सकती उनसे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है उन पर। हमारा सिर्फ 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उन्हें नहीं पसंद कि मैं किसी और को देखूं, किसी और लड़के से बात करूं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह मुझे पनिश करते हैं। उन्हें मेरी सांसों पर भी अपना हक चाहिए। जिस्म पर तो वह पहले ही अपनी मोहर लगा चुके हैं, लेकिन फिर वह यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं यह बर्दाश्त करूंगी कि वह किसी और के पास जा रहे हैं? ऐसा बोलते हुए फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
निशु फना के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, यही है इन जानवरों की सच्चाई। यह किसी एक के नहीं हो सकते। ये 10 जगह मुंह मारते हैं। तुझे क्या लगता है कि तू इतनी स्पेशल है कि वह इंसान सिर्फ तेरे करीब आता है? तू एक गलत फहमी में जी रही है। बहुत नादान है तू फना। तुझे नहीं मालूम कि यह दुनिया कितनी जालिम है। तूने देखा ना कि यहाँ पर हर एक शख्स ने तेरा फायदा उठाना चाहा। वह मैनेजर तुझे बेचना चाहता था। उन 5 लड़कों ने तेरा फायदा उठाने की कोशिश की और जिस शख्स के साथ तू रह रही है वह रोज तेरा फायदा उठाता है। पर कुछ नहीं कर सकते तो क्योंकि तेरे पास खुद का कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, तू नहीं कर सकती। उसे सवाल कि क्यों वह किसी और लड़की के पास गया, क्योंकि यह उसकी चॉइस है। लेकिन तू स्पेशल नहीं है, ये समझना तेरी खुद की जिम्मेदारी है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निशु फना की आंखों से आंसू पोंछकर बोली, रिलैक्स। तू ऐसे आदमी के लिए आंसू क्यों बहा रही है जो तेरा नहीं हो सकता? देखना तू, एक दिन तेरी मुलाकात ऐसे इंसान से होगी जो तेरा पास्ट जानते हुए करेगा, तुझे प्यार करेगा, तेरी भी फैमिली फैमिली होगी। फना, सिर्फ 1.5 साल तुझे इस आदमी को बर्दाश्त करना है। मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरा खुद का भी कोई वजूद नहीं है। निशु को देखते हुए फना को रोना आता है और वह उसे हग करके रोना शुरू कर देती है। मैं क्यों उनसे सवाल नहीं कर सकती निशु? क्यों मुझे इतना डर लग रहा है? अगर वह किसी और लड़की के पास जाते हैं, उसके साथ सोते हैं, किसी दिन वह मुझे खुद की जिंदगी से दफा कर देंगे। मुझे यह सोचकर ही डर लग रहा है निशु, मैं कैसे सरवाइव करूंगी? निशु ने फना को डांटते हुए कहा, फना, यही तो तेरी प्रॉब्लम है कि तू किसी पर डिपेंड हो रही है। भूल जा उस शख्स को। सिर्फ यह सोच कि तुझे अपनी डेल फिनिश करने से पहले खुद को स्टेबल करना है। सही कहा निशु तुमने। मैं अब सर से इमोशनली कोई भी रिलेशन नहीं बनाऊंगी। मैं उनके साथ एक प्रोफेशनल और डील वाला रिलेशन ही रखूंगी। मुझे हमेशा यह याद रखना है कि मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। निशु और फना अब भी बात ही कर रही थी कि तभी वहां पर ढेर सारी कार का काफिलाना आकर रुक जाता है। निशु सिर उठाकर सामने देखती है और इतनी सारी कार को अपने सामने देखकर वह दंग रह जाती है। फना का चेहरा उस तरफ नहीं था क्योंकि उसने निशु को हक किया हुआ था और निशु उसकी बैक को रब कर उसे शांत कर रही थी। तभी उस ब्लैक कार का डोर ओपन होता है और उसके अंदर से एक लंबा मस्कुलर बॉडी वाला शख्स बाहर आया, जिसे देखकर निशु की आंखें फटी की फटी रह गई कि यह कौन है। मूवी का विलन जैसा लुक था उसका, लेकिन वह इतना हैंडसम था कि निशु की नजरें उससे नहीं हटती है। वह शख्स अपने लंबे लंबे कदम निशु की तरफ ही बढ़ाने लगा। उस आदमी के पीछे उसके बाउंसर चल रहे थे। यह देखकर निशु जल्दी से खड़ी हो गई और उसने फना का हाथ पकड़ते हुए कहा, फना भाग। फना ने घबराते हुए कहा, क्या बोल रही है? लेकिन दूसरे ही पल निशु फना का हाथ पकड़ती है और वहां से दूसरी तरफ भागने लगी। मैं तुझे बाद में बताऊंगी, हमारी जान खतरे में है। फना भी डर जाती है और वह पीछे घूमकर देखती भी नहीं और निशु के साथ भागने लगी। वही उस विलन पर्सनालिटी वाले आदमी ने निशु और फना को भागते हुए देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई और उसने अपने बाउंसर को इशारा किया। उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे। उसकी पैनी नजर फना के पैरों को देख रही थी जो उसे दूर जा रहे थे। निशु और फना आखिर ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि बाउंसर ने उन्हें पकड़ लिया। बाउंसर इतने हट्टे कट्टे और लंबे थे कि निशु अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो जोर से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो हमें, कौन हो तुम लोग? फना उन बाउंसर को देखकर घबरा जाती है। वह भी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो हमें, प्लीज जाने दो। वह बाउंसर फना और निशु दोनों को उठा लेते हैं। वह उसे लेकर दूर खड़े विलन पर्सनालिटी वाले आदमी के पास लेकर आ गए। निशु और फना दोनों छटपटाते हुए चिल्ला रही थी। उसे बिजनेस पर्सनालिटी वाले की नजर फना पर गई। उसने फना को घूर कर देखा। फना अपनी आंखें बंद कर कर जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेल्प मी आह, छोड़ो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, एक मुक्के से तुम्हारा जबड़ा टूट जाएगा। सुनकर उसे आदमी की आंखें छोटी हो गईं। उसने फना के छोटे छोटे हाथों को देखा। नीशु ने भी चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, हमें जाने दो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा।
वही एक शख्स ने निशु को दिखा और इरिटेट होकर बोला, यह लड़की कितना चिल्ला रही है। उस आदमी ने अपने बाउंसर को इशारा किया कि वह लोग निशु के मुंह में टिश्यू पेपर ठूंस दे। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए बोली, आहा, लीव अस, डोंट टच मी। फना रोते हुए उन बाउंसर से खुद को छूटने के लिए छटपटा रही थी। आहा, लीव अस, डोंट टच मी। सामने खड़े आदमी ने अभी तक अपने हाथ पॉकेट में ही रखे हुए थे। वह अपने कदम फना की तरफ बढ़ाने लगा। उसने फना की चीन को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर किया और बिना कुछ बोले फना के होठों से अपने होंठ मिला दिए, जिससे फना की आंखें झटके से खुल गईं। फना कुछ पल के लिए तो अपनी जगह पर फ्रिज हो गई। फना ने अपने होठों पर एक जानी पहचानी नमी को महसूस किया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कौन है। सर। फना ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो विक्रम उसे चूमने में इतना खो गया था कि उसे अब लोगों की कोई परवाह ही नहीं थी। सभी बाउंसर से अपना सर नीचे कर लिया था। वही निशु तो फटी आंखों से फना और विक्रम को एक दूसरे को किस करते हुए देख रही थी। निशु के मुंह में टिश्यू पेपर ठूंस रखा था, जिस वजह से वह बोल नहीं रही थी, वह छटपटाने लगती है। विक्रांत ने निशु की तरफ देखा, क्योंकि विक्रांत ही था जिसने निशु के मुंह के अंदर टिश्यू पेपर ठूंस दिया था, ताकि यह लड़की चिल्लाना बंद कर दे। निशु ने गुस्से से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत उसे इग्नोर कर देता है। यह देखकर निशु ने जोर से उसके पैर पर लात मार दिया। विक्रांत अपनी जगह से हिला तो नहीं, लेकिन उसने अपनी तीखी नजरों से निशु के चेहरे को देखा। निशु भी घबराती नहीं है, वह बहुत गुस्से में थी। विक्रांत ने निशु के मुंह से टिश्यू पेपर को बाहर निकाल दिया। तभी निशु जोर से चीखने लगी। आह! वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि फना घबराकर विक्रम से दूर हो गई। फना ने निशु को देखा और जल्दी से भागकर उसके पास आई और उसे हक करते हुए बोली, निशु, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना? निशु ने फना को देखते हुए कहा, यहाँ पर हो क्या रहा है फना? और ये आदमी तुझे किस क्यों कर रहा है? गुंडे कहाँ से आ गए? हम दोनों को यहाँ से भागना चाहिए। तू है कि इस आदमी को किस करने दे रही है? विक्रम ने गुस्से से निशु को देखा। निशु कुछ पल के लिए तो चुप कर जाती है। तभी विक्रांत ने निशु का हाथ पकड़ा और उसे फना से दूर कर देता है। यह देखकर निशु दूसरे ही पल गुस्से में विक्रांत के मुंह को नोच लेती है। वह अपने लंबे लंबे नाखूनों से, डोंट टच मी यू डॉग। विक्रांत की आंखें सख्त हो गई, क्योंकि नीशु ने उसे गाली दी थी, कुत्ता। तुम कुत्ते लुच्चे इंसान, मुझे आंखें क्या दिख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मेरे मुंह में टिश्यू पेपर ठूसने की? अगर मेरी जान चली जाती तो? तुम खुद को बहुत बड़े डॉन समझते हो। आइंदा अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो खींचकर थप्पड़ पड़ेगा। निशु विक्रांत पर जोर से चिल्ला रही थी। विक्रांत बिना किसी एक्सप्रेशन के निशु को देख रहा था। विक्रांत ने निशु के छोटे छोटे हाथों को देखा और उसका हाथ पकड़कर एकदम से मोड़ दिया, जिससे निशु की आह निकल गई। निशु ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ विक्रांत से छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हारी यह नाजुक सी कलियां टूट न जाएं, इसके लिए अपना मुंह बंद रखो, बेवकूफ लड़की। कुत्ते, तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? निशु गुस्से से विक्रांत पर चिल्लाते हुए बोली और उसने एक बार फिर से जोर से विक्रांत के पैर पर लात मारी। वह विक्रांत के हाथ पर बाइट करने लगी। विक्रांत निशु को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन निशु विक्रांत के हाथ पर इतना काटती है कि विक्रांत का हाथ नीला पड़ जाता है। विक्रांत ने निशु के छोटे से सर को पीछे किया और उसके बाद उसे दूर धकेल दिया। निशु सीधा जाकर जमीन पर गिरी और उसकी चीख निकल गई। विक्रांत की सर्द आंखें उसे देख रही थीं। निशु ने विक्रांत की तरफ देखा और गुस्से से एक पत्थर उठाकर विक्रांत की तरफ फेंक दिया। वह पत्थर जाकर विक्रांत के सर पर लगा और वहां से ब्लीडिंग होने लगी। निशु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, डोंट अंडरस्टिमेट मी डॉग। तुम जैसे इंसान को मैं अच्छे से हैंडल करना जानती हूँ। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना और मेरी दोस्त को जाने दो यहाँ से। वही फना निशु को देखकर भागकर उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, निशु, यह क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखा नहीं फना तूने?
इस आदमी ने मेरी हाथ मोड़ दिया। ये खुद को समझता क्या है? ये मुझे जानता नहीं है। मैं इसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मुझे कमजोर समझने की गलती न करे। विक्रम ने फना की तरफ देखा, जो अपनी दोस्त की इतनी ज्यादा फिक्र कर रही थी और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ये देखकर विक्रम की आंखें सर्द हो जाती हैं। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, कम हेयर। फना ने विक्रम को एक नजर देखा और फिर धीरे से बोली, सर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? विक्रम की आंखें छोटी हो गई और उसने फना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उसके कंधों को मसलते हुए गुस्से में बोला, चलो यहाँ से। सर, अभी इवनिंग का टाइम है और मैं रात को आ जाऊंगी। मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकती। फना ने विक्रम की तरफ देखा भी नहीं। विक्रम ने देखा कि फना कैसे गुस्से में मुंह फुलाकर उससे दूर हो रही है, उसे इग्नोर कर रही है। फना के द्वारा खुद को इग्नोर होता हुआ फील करके विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। विक्रम ने फना को देखा और अपने होंठ भींच लिए। विक्रम ने फना को बिना कुछ कहे अपने शोल्डर पर उठा लिया, जिससे फना हैरान हो गई और विक्रम उसे लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगा। फना ने विक्रम के शोल्डर पर मारते हुए कहा, सर, प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। आप मुझे फोर्स कर रहे हैं सर। इधर निशु में जब देखा कि विक्रम फना को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा है, तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए विक्रम के पीछे जाने लगी। उसी वक्त विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, उनके पीछे जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। तुम जिंदा अब भी सिर्फ इसलिए खड़ी हो क्योंकि तुम सर की गुड़िया की दोस्त हो। नीशु गुस्से में विक्रम के सर को देखते हुए बोली, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं दोबारा तुम्हारा सर इस पत्थर से फोड़ दूं, तो अभी मेरा हाथ छोड़ दो। कुत्ते कमीने, अगर दोबारा मेरा हाथ मेरी परमिशन के बिना छुआ तो सीने में खंजर ठोक दूंगी। विक्रांत निशु का हाथ और कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में बोला, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम किसके साथ बदतमीजी कर रही हो? यहाँ पर खड़े खड़े मैं तुम्हारी इज्जत उतार सकता हूँ। निशु ने गुस्से से विक्रांत को देखते हुए उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम नहीं चाहते कि अभी इसी वक्त मैं तुम्हारा खून कर दूं, तो दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। विक्रांत देखता कि निशु को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। विक्रांत ने गुस्से से अपनी गन निकाली और निशु के मुंह के अंदर डालते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम, अभी सूट कर दूं तुम्हें। विक्रांत देखता है कि निशु की आंखों में अभी भी डर नहीं है। निशु बेपरवाही से विक्रांत की गन को अपनी उंगलियों से साइड करते हुए बोली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम अभी तक मुझे सूट कर चुके होते। यहाँ पर खड़े होकर बकवास नहीं कर रहे होते। खुद को कहीं का 30 मार खा समझते हो क्या? मुझे तो यह भी लगता है कि तुम यह कपड़े भी किराए पर लेकर आए होगे और यह गन भी नकली है। स्टूपिड मैन! विक्रांत गुस्से से पागल हो गया था, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं की थी। उसे लड़कियां पहले से ही नहीं पसंद थी और निशु का तो लहजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। निशु बहुत बदतमीज थी और घमंडी और अकड़ू भी। तुम फटीचर लड़की, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़ी होने की, और तुम मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हें रातों रात गायब करवा सकता हूं मैं। नीशु ने हंसते हुए कहा, अपनी यह खोखली धमकी तुम किसी और को देना कुत्ते, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा बोलते हुए निशु दोबारा से विक्रांत की तरफ घूरते हुए बोली, खबरदार, दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की। ऐसा बोलते हुए निशु विक्रम के पीछे भाग जाती है और चिल्लाते हुए बोली, मेरे दोस्त को छोड़ दो, यू मॉन्स्टर। निशु मन ही मन पर बुदबुदाई, इस फना ने न जाने किन गुंडों को अपने मुंह लगा लिया। विक्रांत गुस्से से पागल हो गया था। निशु ने उसके इंसल्ट की थी और वह भी सभी बाउंसर के सामने। विक्रांत को लड़कियों से नफरत थी और निशु से तो उसे अब इतनी नफरत है कि वह इस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखना तक नहीं चाहता। चंचल ने विक्रांत को टिश्यू पेपर देते हुए कहा, सर, आपकी ब्लीडिंग इससे बंद हो जाएगी। वही विक्रम ने फना को कार के अंदर कर दिया और लेदर सीट पर उसे दबोच लिया। वह विक्रम के चंगुल में फंस कर रह गई।
आहा, सर विक्रम ने गुस्से से फना के बाल पकड़ लिए और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, तुम इतने नखरे कैसे दिखा रही हो? पति हूं मैं तुम्हारा, जो तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें मना कर घर वापस लेकर आऊंगा। सर, मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं आपको नखरे क्यों दिखाऊंगी? जब मैं जानती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ एक जरिया हूँ, आपकी लस्ट को शांत करने का। इससे ज्यादा आपकी नजरों में मेरा कोई वजूद नहीं। ऐसा बोलते हुए फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका गला रूंध जाता है। मैं कोई नहीं होती कि आपसे सवाल करूं कि आप क्यों मुझे छोड़कर किसी और लड़की की बाहों में जाकर सोते हैं? क्यों आप मुझे छोड़कर किसी और के साथ फिजिकल होते हैं? मेरा आप पर कोई हक नहीं है सर। आप जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। सही कहा आपने, हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप है और मैं आपकी सही मायनों में एक रखैल हूँ। मैं अपनी हैसियत नहीं भूल सकती। सनम के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर विक्रम को न जाने क्यों बेचैनी होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह फना के मुंह को पकड़कर जोर से दबा देता है और जिससे वह आगे कुछ नहीं बोल पाती। विक्रम उस पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत समझदार हो गई हो तुम, जुबान चलने लगी है तुम्हारी मेरे सामने। सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा। मैं अब दोबारा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरा सिर्फ रात का वक्त आपका है। दिन में मैं जो चाहे कर सकती हूँ। इसलिए प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। रात में मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। फिर आप मेरे साथ फिजिकल हो जाना। मैं आपको नहीं रोकूंगी। फना इतनी बेपरवाही से बोलती है जैसे कोई इमोशन ही ना हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि विक्रम अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। फना विक्रम से प्रोफेशनली बिहेव कर रही थी। यह देखकर विक्रम का खून खौल जाता है। विक्रम ने गुस्से से फना की गर्दन पकड़ ली और उसके होठों पर इतनी तेज बाइट करता है कि फना की आह निकल जाती है और उसके होठों से ब्लीडिंग होने लगी। विक्रम ने गुस्से से फना के होठों को रगड़ते हुए कहा, हुआ क्या है तुम्हें? इतना भी रुखा बिहेव क्यों कर रही हो तुम? क्या जानना चाहती हो तुम कि मैं किसी लड़की के साथ था कि नहीं? सर, मुझे कुछ नहीं जानना। वह आपकी जिंदगी है। आप किसी भी लड़की के साथ थे। मैं कोई नहीं होती हूँ यह जानने वाली। मैं अपनी हैसियत अच्छे से जानती हूँ। हमारा सिर्फ 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है। इमोशनल रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है। फना के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर विक्रम ने गुस्से से तिरछा मुस्कुराते हुए अपना सर इधर उधर किया, जिससे उसकी सारी नसें चटकने लगती है। विक्रम की सारी नसें उभर आई थीं। उसने फना को अपने करीब खींचा, लेकिन फना दोबारा से विक्रम से दूर खिसक गई और सिकुड़कर बैठते हुए बोली, सर प्लीज, अभी मैं कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ। विक्रम ने दांत पीसते हुए फना के बाजू को पकड़ते हुए अपने करीब किया और फिर उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब करते हुए उस पर गुस्से भरी सांस छोड़ते हुए बोला, बेबी डॉल, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? जानती हो ना कि अगर मैं गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? भूल गई होगी मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता था और कैसे कैसे करता था। विक्रम जिस तरीके से यह बोलता है, फना की रूह कांप जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, सब। विक्रम ने फना के होठों से अपने होंठ जोड़ दिए और इस पैशनेट होकर किस करने लगा, क्योंकि विक्रम इतने गुस्से में था कि वह इसी वक्त फना की जान ले सकता था। उसे अपना गुस्सा शांत करने के लिए फना की ही जरूरत थी। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम उसे किस करने में इतना मग्न हो गया था कि वह ध्यान नहीं देता कि फना रो रही है। विक्रम ने फना के होठों को जब आजाद किया तो उसके होंठ सूजकर पूरे लाल हो गए थे और उन पर गहरा जख्म बन गया। विक्रम ने फना के छोटे से चेहरे को देखा और फिर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, बेबी डॉल, लिसन, तुम क्या जानना चाहती हो? यही कि मैं किसी लड़की के साथ था। हाँ, मैं किसी लड़की के साथ था। ऐसा बोलकर विक्रम फना को अपनी गोद में खींच लेता है और फना का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें ट्रूथ एक्सप्लेन करता हूँ। तुम ऐसे भी क्या नाराज हो रही हो? इतना गुस्सा कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया तुमने।
फना गुस्से से विक्रम की गोद से उतरकर उससे दूर बैठी गई। बेबी डॉल! विक्रम गुस्से से चिल्लाया। आह! सर! बेबी डॉल! विक्रम जोर से चिल्लाया। विक्रम ने गुस्से से फना के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे फना दर्द से करहा उठी। आह! सर! विक्रम ने फना को झटके से अपने पास खींचा और फिर उसे लेदर सीट पर धकेल दिया। दूसरे ही पल विक्रम ने फना के पैर पकड़े और उसे अपनी कमर पर होल्ड कर दिया। विक्रम ने फना के अंडरगारमेंट को साइड कर दिया। फना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आह! मम्मा! मम्मा! फना ने अपने हाथ को बढ़ाकर विक्रम को खुद से दूर करना चाहा, तो विक्रम ने दूसरे हाथ से उसके छोटे छोटे दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर उसके सर के ऊपर करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें सीधे मुंह से बात समझ नहीं आती ना? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम अपना हाथ फना के 28 पर ले गया और उसके बाद उसने अपनी पैंट की जीप खोली। फना को जैसे ही हार्डनेस फील हुई, वह छटपटाने लगी। विक्रम ने उसके पैरों को, उसके हाथों को और उसकी पूरी बॉडी को लॉक कर दिया था, जिससे फना हिल भी नहीं पा रही थी। तभी फना को अपने पैरों में जैसे ही कुछ महसूस हुआ, तो वह और तेजी से छटपटाते हुए विक्रम को खुद से दूर करने लगी। विक्रम उसके होठों को सक कर रहा था। तभी फना एक झटके से ऊपर की तरफ हो गई। विक्रम ने फना के होठों को फ्री किया। उसके बाद उसने फना की गर्दन पकड़ लिया। फील कर रही हो ना? तुम अब कहाँ जाओगे? तुम्हें प्यार से बातें समझ नहीं आती ना? जब मैं तुम्हें खुद सामने से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ कि आखिर में हुआ क्या था, तो फिर तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो? विक्रम की इतनी खौफनाक आवाज सुनकर फना डर जाती है और वह रोने लगती है। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे अपने पेट में दर्द होने लगा था, क्योंकि विक्रम जानबूझकर उसके साथ इतना ज्यादा हार्श हो रहा है। विक्रम ने गुस्से से कहा, अगर दोबारा मुझसे मुंह फेरने की हिम्मत की तो जानती हो ना कि अभी जितना दर्द हो रहा है, इससे भी ज्यादा महसूस करना होगा। फना डर से कांप रही थी। फना ने अपने कांपते हुए होठों से कुछ बोलने की कोशिश की। तभी विक्रम ने कहा, शिश, मैं बोलूंगा और तुम सिर्फ सुनोगी। किस वजह से तुम्हारा मुंह फुला हुआ है? मैं उस लड़की के इतना ही करीब था। यह सुनकर फना फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं है। मैं उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ हूं। तुम अपने मन से कैसे सोच सकती हो कि मैं किसी और के साथ सोकर आया हूं? अपना ये छोटा सा दिमाग कम चलाया करो। आपने अभी क्या कहा कि आप उसके इतने ही करीब थे, और आप जानते हैं ना कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? फना ने अपनी कांपती हुई आवाज में बेरुखी स्वर में कहा, आप अभी भी कहना चाहते हैं सर कि आप उस लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुए? आपकी गर्दन पर खरोचों के निशान थे। आपकी बॉडी से फीमेल परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। आप जो कपड़े घर से पहनकर गए थे, वह भी वापस पहनकर नहीं आए। और आप क्या चाहते हैं कि मैं अभी भी यह सोचूं कि आप सिर्फ मेरे करीब आते हैं? आपका किसी भी और लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करके आए हैं, तो आपके कपड़े कहाँ गए? आपने क्यों अपनी बॉडी से उसके परफ्यूम की स्मेल को मिटाने की कोशिश की? वह तो आप भूल गए कि आपकी गर्दन पर भी खरोचों के निशान है, जो उस लड़की ने आपको प्यार करते वक्त बनाए होंगे। विक्रम ने झुंझलाकर कहा, तुम मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रही हो? मैं उस लड़की के करीब गया था। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, और इतने करीब नहीं था जितने तुम्हारे हों। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। विक्रम रॉय को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है उसके करीब जाने के लिए। मैं जिसे चाहूं हासिल कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के करीब नहीं गया हूं। मैं था एक लड़की के साथ, और मैंने अपने कपड़े इसलिए बदले क्योंकि मेरे कपड़ों पर जूस गिर गया था, जो उसे लड़की ने गिराया था। वह मुझे जानबूझकर सिड्यूस कर रही थी। फना ने तिरछी नजरों से विक्रम को देखा। विक्रम ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, सही सोच रही हो तुम। वह मुझे जानबूझकर सिड्यूस कर रही थी, ताकि मैं बहक जाऊं और उसके करीब आ जाऊं, और उसने मेरे सूट पर जूस गिराया। मुझे यह बोल रही थी कि मैं उसके साथ कमरे में चलूं, और वहां पर जाकर वह मुझे सिड्यूस करने लगती है। लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया।
मैंने उसे खुद से दूर धकेल दिया और रूम से बाहर आ गया। मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की मुझे टच करे, इसलिए मैंने कपड़े कार में बदले। मैंने डेटॉल से खुद के हाथों को वॉश किया, सैनिटाइजर लगाया एवं मैंने मेल परफ्यूम भी लगाया था और कोई वजह नहीं थी। विक्रम ने फील किया कि फना ने रोना बंद कर दिया। लेकिन आप उस लड़की के पास करने क्या गए थे? फना ने विक्रम से सवाल किया। इस पर विक्रम ने कहा, मैं मीटिंग के लिए गया था। यह प्राइवेट मीटिंग थी और शायद मेरे राइवल ने उस लड़की को भेजा था ताकि वह मुझे सिड्यूस करे और मेरे साथ फिजिकल हो सके। उसके बाद वह दोनों मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर सकें। इस बारे में मैं पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने उस लड़की को खुद से दूर झटक दिया। अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते, तो इसका मतलब क्या आप उसे लड़की के साथ फिजिकल हो जाते? जैसे ही यह कहा, उसी वक्त विक्रम ने उस पर जोर लगा दिया। आह! मम्मा, तुम कितना नेगेटिव सोचती हो। फना की आंखों में आंसू आ गए। उसने विक्रम के चेहरे को देखते हुए कहा, लेकिन मैं यह कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हैं? हो सकता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए कि मैं मान जाऊं। देखिए सर, अगर यह झूठ है, तो आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी लड़की के साथ थे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओह रियली? इसलिए अभी तक गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मेरे करीब तक नहीं आ रही थी तुम, और तुम कह रही हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जब से मेरा जीना हराम कर दिया। तुम ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही हो और ना ही सीधे मुंह बात कर रही हो और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती तुम। फना का गला रूंध गया और उसने धीमे से कहा, मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको खुश कर दूं। अगर आपको मेरे साथ इंटरकोर्स करना है सर, तो आप कर लीजिए, लेकिन इतना झूठ मत बोलिए। तभी विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है और वह गुस्से में फना को देखते हुए उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे फना एक बार फिर दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आहा! ऊ! विक्रम ने फना को देखते हुए उसके फ्रॉक के अंदर अपना हाथ डाला और फिर उसके उभार रब करने लगा। अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है, तो मैं वैसे भी कर लूंगा। तुम मुझे खुद भी चाहकर नहीं रोक सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? फना फ्रॉक नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी मेरी है। तुम्हारा हर एक हिस्सा बॉडी का सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने तुमसे जो कहा, वह सच है। मैंने आज तक कभी किसी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, और अपना गुस्सा भी, ये खत्म करो। जानता हूं मैं कि तुम घर क्यों नहीं आ रही। मैं गुस्सा नहीं हूं सर, फना ने रोते हुए कहा। इसलिए तुम गुस्से में घर से भाग गई। इतना ही नहीं, ना ही तुमने चॉकलेट खाई, नहीं आइसक्रीम खाई, और अपनी मंगाया हुआ एक भी खाने की चीज को तुमने हाथ तक नहीं लगाया। मुंह तो ऐसे सुजा हुआ है जैसे पति हूं मैं तुम्हारा, तुम्हें मनाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत थी। मेरी बॉडी को तुम्हारी क्रेविंग हो रही थी, ये विक्रम ने फना को देखते हुए अपनी रूड वॉइस में कहा। फना ने सर नीचे कर लिया और फिर देखते हुए विक्रम को बोली, सर, क्या आप सच बोल रहे हैं? आप उसे लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुए हैं। लेकिन सर, जब मैंने आपको वीडियो कॉल किया था, तो आपके पास मुझे कोई भी लड़की नहीं दिखाई दी, लेकिन पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। तब आपने मुझसे झूठ बोला कि आप किसी लड़की के साथ नहीं हो। हाँ, वह मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम गुस्सा न करो। वैसे भी तुम्हारा मेरी पर्सनल लाइफ से लेना देना नहीं है। इतना क्यों घुस रही हो मेरी जिंदगी में? फना ने सर नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, क्या सच बोल रहे हो? आप उस लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुए हो? विक्रम ने गुस्से में गहरी गहरी सांस ली और अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए बोला, हाँ, मेरी माँ, मैं नहीं हुआ उस लड़की के साथ फिजिकल, और आज के बाद मैं किसी और लड़की के करीब नहीं जाऊंगा। अब क्यों रो रही हो तुम? विक्रम ने इरिटेट होकर कहा। फना ने रोते हुए कहा, सर, कौन थी वह लड़की? विक्रम की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम्हें क्यों जानना है कि वह लड़की कौन थी? हो गया ना मैटर सॉल्व। ऐसी लड़कियों से दूर रहना।
मुझे यकीन नहीं होता है कि आपका भी कोई फायदा उठा सकता है। फना के शब्द को सुनकर विक्रम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे अभी भी लग रहा है सर, आप झूठ बोल रहे हो। आप इतने स्ट्रांग हैं, वह लड़की कैसे आपको सिड्यूस कर सकती है? आप अगर किसी को आंखें दिखा दे तो भी इंसान दूर खड़ा रहता है। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि फना उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही। हाँ, यह सही था कि विक्रम झूठ बोल रहा है फना से। वह उसे पूरा सच नहीं बता सकता, लेकिन विक्रम की बात न मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था फना के पास। लेकिन यह लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? विक्रम ने गुस्से से फना से पूछा। फना ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और अपनी झुकी हुई पलकों को हिलाते हुए बोली, सर, मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ। कितने करीब थी वह लड़की आपके? जितने करीब तुम हो मेरे, विक्रम ने बिना किसी भाव के कहा। तब आपको समझ में नहीं आया कि उसे खुद से दूर करना? इतने करीब आने क्यों दिया आपने? फना ने विक्रम से सवाल किया। इसका मतलब यह है कि आप भी चाहते थे कि वह आपके साथ कुछ करे। यह सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है और अब उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। विक्रम ने फना को अपने जैसे ही और करीब किया। फना के चेहरे पर दर्द उभर आता है। सर, ऐसा मत करिए, मुझे पेन हो रहा है। और तुम जो अब तक इतनी देर से मेरा सर खा रही हो, मेरा खून जला रही हो, उसका क्या? आज तक किसी ने मेरी इतनी बात नहीं काटी है बेबी डॉल। मैंने आज तक कभी किसी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया जितना तुम्हें करना पड़ रहा है मुझे। बेबी डॉल, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो और आज तो मुझे यह भी पता चला कि तुम गुस्सा भी होती हो। तुम्हारा मुंह भी फुल जाता है। फना ने विक्रम के चेहरे को देखते हुए दिल में कहा, सर, आई एम सॉरी, लेकिन सर, मैं सच में गुस्सा नहीं थी। आप गलत समझ रहे हैं। जानता हूं मैं कि तुम गुस्सा नहीं थी बल्कि तुम तांडव कर रही थी मेरे सर पर चढ़कर। फना चुप हो जाती है। उसे यह जानकर तसल्ली हुई कि विक्रम किसी और लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ है। सर, आप बहुत एग्रेसिव हो। प्लीज इसे बाहर निकलिए। क्यों? तुम जो अभी तक मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रही थी, उसकी पनिशमेंट है ये। फना के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। विक्रम यूज अपने और करीब कर लेता है। वह उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, नाराजगी तो ऐसी है तुम्हारी जैसे बीवी हो मेरी, गर्लफ्रेंड भी नहीं हो तुम मेरी। ये क्या बोल रही थी तुम कि तुम्हें इमोशनली कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना, तुम्हें प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रहना है। हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। इस पर फना अपने होंठ काट लेती है कि उसने गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया था। विक्रम फना की गर्दन पर जोर से काटता है। उई मम्मा! विक्रम फना को अपने और नजदीक करता है और फिर बोला, अब कैसे पनिश करूं तुम्हें? सर, आपको मुझे स्टार्टिंग में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब आप स्टार्टिंग में मुझे बोलेंगे कि आप किसी लड़की के साथ नहीं थे, तो फिर मैं गुस्सा तो करूंगी ना। फना धीमे से बुदबुदाते हुए बोली, आप झूठ भी बोलते हो सर, मुझे पता चल चुका है। तभी विक्रम ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, झूठ भी मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से बोला है। विक्रम ने आज से पहले कभी भी झूठ नहीं बोला था। उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फना को एक्सप्लेन करने के लिए उसे न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ गए और इतनी ज्यादा कहानी बनानी पड़ी, झूठ बोलना पड़ा। पर अभी भी वह फना को सिर्फ शांत करने के लिए उसे झूठ बोल रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खास हो कि तुम्हें मनाने के लिए मैं झूठ बोलूंगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है विक्रम रॉय को, फना ने बुदबुदाते हुए कहा। सर, पर आपने आज बोला झूठ, ये आपकी गलती है। मुझे पूरा सच नहीं मालूम था कि वह चुड़ैल आप पर डोरे डाल रही थी। आपने उसे पनिश किया क्या? फना ने मासूमियत से कहा। हाँ, विक्रम ने अपने सर्द लहजे में कहा। सर, क्या आपने उसे मेरी तरह पनिश किया? फना शर्माते हुए और बुदबुदाते हुए बोलती है। विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए और अपने होठों को फना की उभारों पर रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे पनिश करूंगा? सर, आप मुझे अभी पनिश कर रहे हो। आपने उसके साथ भी यही किया था क्या? विक्रम और फना दोनों कार में बैठे हुए थे। सर, आप जैसे मुझे पनिश कर रहे हो, आपने उसके साथ भी यही किया था क्या? फना ने जो सवाल विक्रम से पूछा था, उसका जवाब विक्रम को ऐसे नहीं देना था।
उसे सोच समझकर देना होगा। अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा बोल दिया, तो जो उसने अभी तक पापड़ बेले हैं, वह सब पर पानी फिर जाएगा। विक्रम फना को अपने नजदीक कर लेता है, जिससे फना को अपने पेट में दर्द होता है और वो कराहते हुए धीरे से बोली, सर, प्लीज इसे निकालिए, दर्द हो रहा है। आह, पनिशमेंट है तुम्हारी मुझे तंग करने की। फना के चेहरे पर दर्द के भाव नजर आने लगे थे। सर, प्लीज निकालिए ना, बहुत पेन हो रहा है। विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए उसके होठों को चूम लिया। विक्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने फना को और कसकर दबोच लिया। उसके उभारों पर अपने होंठ रखकर उसे चूमना शुरू कर देता है। फना तड़प रही थी, क्योंकि विक्रम जानबूझकर उसे पनिश करने के लिए ऐसा कर रहा था। तुम्हें पता है मैंने उसे कैसे पनिश किया? सर, आपने उसे मेरी तरह पनिश किया। विक्रम ने फना के कान में फूंक मारते हुए उसके निचले हिस्से को अपने होठों से दबाते हुए फुसफुसाकर कहा, यह पनिशमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर एक भी गलती करोगी तो यही पनिशमेंट मिलेगी। फना विक्रम से थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है, तो विक्रम वापस से उसकी कमर को होल्ड कर उसे अपने गोद में बैठा लेता है। फना की आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने होठों को कुतरने लगती है। विक्रम ने फना के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंख में देखते हुए बोला, कैसी लगी पनिशमेंट? सर, प्लीज सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे बहुत ज्यादा दुख रहा है। आह, कहाँ दुख रहा है तुम्हें? फना ने शर्माते हुए कहा। सर, प्लीज तंग मत करिए ना, मुझे पेट में भी पेन होने लगा है। फना बुदबुदाते हुए दर्द में बोलती है। विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने फना के होठों को रब करते हुए कहा, पनिशमेंट है तो तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। तुम्हें ऐसे ही 2 घंटे बैठने होंगे, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तंग किया है आज। आज से पहले मैंने कभी किसी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया है। 2 घंटे सुनकर ही फना के होंठ कांपने लगते हैं। वह धीरे से बोली, सर, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं ऐसे और नहीं बैठ सकती हूँ, अभी से दुख रहा है। फना को बहुत शर्म आ रही थी और एम्ब्रेस फील भी हो रहा था कि विक्रम ने उसे कैसे एक्सपोज कर दिया है। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं ये तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। सर, आप कुछ कर कहाँ रहे हो? आप बस मुझे पनिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा दुख रहा है सर, प्लीज ऐसा मत करिए ना। फना ने विक्रम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। विक्रम फना की कमर को सहलाते हुए बोला, जितना कहा जाए बस उतना करो। विक्रम को फना पर गुस्सा बहुत आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही आज उसे कितना ज्यादा बोलना पड़ा। वरना वह हमेशा हाँ या हूं में ही जवाब देता था, या उसकी नजरों से ही लोग समझ जाते थे कि विक्रम की ना है या फिर हाँ है। पर आज पहली बार फना की वजह से उसे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। विक्रम के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया था और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों कर रहा है ये। विक्रम फना के बदन को चूमते हुए उसमें खो जाता है, लेकिन यही फना के चेहरे पर तो दर्द के भाग उभर आए थे और उसके लिए अभी असहनीय हो गया था। वह बहुत असहज हो गई थी। फना ने विक्रम को हक कर लिया। उसकी बॉडी कांपने लगी थी, क्योंकि ऐसे बैठे हुए उसे करीबन 40 मिनट हो गए थे। फना ने दोबारा उठने की कोशिश की। उसी वक्त विक्रम ने उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया। सर, प्लीज अब और नहीं। बेबी डॉल, अगर तुमने अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की तो घर चलकर तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। फना विक्रम की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है। फना से और ज्यादा नहीं बर्दाश्त होता है, तो वह विक्रम की गर्दन पर जोर से काट लेती है, जिससे विक्रम की आंखें छोटी हो गई। विक्रम के हाथों फना के उभरे हुए अंगों पर थे। फना के होंठ विक्रम की गर्दन को जैसे 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 छू रहे थे, विक्रम की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जो फना को भी फील हो जाता है, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। विक्रम ने फना के बालों में अपना हाथ डाला और फिर उसका चेहरा पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। फना की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थीं। अब विक्रम समझ गया था कि उसे अब ज्यादा ही दुख रहा है। विक्रम फना के होठों से अपने होंठ मिला देता है और उसे इस सॉफ्टली किस करने लगा।
फना भी किस में उसका साथ देने लगती है। धीरे धीरे वह किस फ्रेंच किस में बदल गया। फना की बॉडी कांपने लगती है और उसके चेहरे पर मदहोशी आ जाती है, लेकिन विक्रम उसे पनिशमेंट देने के लिए उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। विक्रम फना के मोटे मोटे गालों पर अपने होंठ रखकर चूम लेता है। विक्रम ने फना के होठों के खिलाफ कहा, ज्यादा दुख रहा है। हम बहुत। विक्रम फना के मोटे मोटे गालों को बाइट करता है। तुम चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं? हम। फना ने लाल चेहरे के साथ कहा। विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वह फना को अपने और नजदीक कर लेता है, जिससे फना समझ जाती है कि विक्रम जानबूझकर उसे तड़पा रहा है। विक्रम ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, 1 घंटा हो चुका है, तुम्हें अब 1 घंटा और बैठना है, उसके बाद तुम उठ सकती हो। यह सुनकर फना तड़प उठती है और वह विक्रम के चेहरे को पकड़कर बोली, सर प्लीज बस करिए ना, घर चलते हैं। नो बेबी डॉल, यह तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो। हाँ। फना ने करहाते हुए विक्रम को पकड़ा लिया। इधर निशा फना के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि 1 घंटे से फना कार से बाहर नहीं आई थी और अंदर कोई आवाज भी नहीं हो रही थी। निशु समझ गई थी कि यह वही आदमी है जिसके साथ फना ने डील किया है, और इसी आदमी ने फना के साथ बदसलूकी की थी। निशु से अब रहा नहीं जाता है और वह कार पर जोर से मारने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी दोस्त को कुछ कर तो नहीं दिया उसे आदमी ने। विक्रम दिखने में बिल्कुल विलन लग रहा था, किसी मूवी का, और रियल लाइफ में भी यह आदमी विलन ही है। निशु को ऐसा करते हुए देखकर विक्रांत में जल्दी से उसके बाल पकड़े और उसे पीछे खींचते हुए बोला, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। विक्रांत निशु को जमीन पर फेंक देता है। निशु गिरते ही जोर से चिल्लाती है। उसे यह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे विक्रांत को देखते ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह इस आदमी का सर फोड़ दे। विक्रांत को भी निशु ज्यादा खास पसंद नहीं थी, इसलिए वह उसे इग्नोर करता है। निशु धीरे से खड़ी हो गई और बोली, तुम बेवकूफ और बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे फेंकने की? वह मेरी दोस्त है, ना जाने तुम्हारा जालिम बॉस उसके साथ क्या कर रहा होगा। वह हमारे बॉस की गुड़िया है, तुम फिकर मत करो, बॉस उसे कुछ भी नहीं करेंगे। इधर चंचल ने खुद से ही कहा, सही कहा तुमने, बॉस कुछ भी नहीं कहेंगे अपनी गुड़िया को, क्योंकि उसके लिए वह पीछे पीछे उसे मनाते हुए आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह 18 साल 19 साल की लड़की उनके बॉस के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉस उसे खुद मना रहे थे और उसे एक्सप्लेन कर रहे थे। उनका बॉस कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, एक्सप्लेन करना तो दूर की बात है। लेकिन अपनी गुड़िया के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इधर फना विक्रम से रिक्वेस्ट करने लगती है, सर मान जाइए ना, घर चलते हैं। विक्रम फना की एक भी नहीं सुनता और वह उसे घूर कर देखता है तो फना चुप हो जाती है। फना के लिए अब ऐसे बैठना आज असहनीय हो गया था। वो उठकर भाग जाना चाहती थी। यहाँ पर टॉर्चर सिर्फ फना को नहीं, विक्रम को भी मिल रहा था, क्योंकि विक्रम अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी भी एक्साइटेड हो गई थी, पर फना को पनिशमेंट देने के लिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। 20 मिनट और बीत जाते हैं। फना विक्रम के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसकी गालों पर अपने होठों से किस करते हुए बोली, प्लीज सर, मान जाइए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो फिर रात में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह गुस्से से बोला, तो रात में तो मुझे कुछ करने नहीं दोगी? फना विक्रम को मनाते हुए बोली, सर मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्लीज निकाल दीजिए ना। यह चुभ रहा है, मेरी इनर बॉडी हार्म हो रही है। यह सुनकर विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वह फना के होठों को धीरे से चूमते हुए बोला, सिर्फ 40 मिनट और रह गए, उसके बाद तुम अपनी पनिशमेंट से आजाद हो। फना ने तड़प कर कहा, सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप थे ना उस लड़की के करीब, यह आपकी गलती है। लेकिन तुम मुझसे मुंह फुलाकर बैठ गई थी, मेरी एक भी नहीं सुन रही थी।
अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसे भी ऐसे ही पनिश किया होगा। आप बहुत ही गंदे हैं। फना को गुस्से में देखकर विक्रम ने सोचा कि फना अगर कोई खरगोश हो तो अभी तक उसके कान बड़े बड़े हो जाते और उसकी नाक भी छोटी हो जाती। ये सोचकर विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वह फना को देखते हुए बोला, बेबी डॉल, अब तुम बहाने मत बनाओ। तुम्हारी पनिशमेंट है, बस थोड़ा सा वक्त और उसके बाद तुम उठ सकती हो। फाना को जिंदगी में आज से मुश्किल काम कोई भी नहीं लगा और वाकई में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और विक्रम उसे उठने भी नहीं दे रहा था। विक्रम ने उसकी कमर को कसकर पकड़ हुआ था और जानबूझकर उस फोर्स कर रहा था नीचे की तरफ। फना विक्रम को कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में आकर वह विक्रम के कान को काटने लगती है और उसके सीने पर नाखून मारने लगती है, जिससे विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं क्योंकि वह समझ गया था कि फना अब चिढ़ चुकी है और उसे गुस्सा आ रहा है। इधर निशु तिरछी नजरों से विक्रांत को देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह इस आदमी के ऊपर चढ़ जाए और उसका सर फोड़ दे। वही विक्रांत को निशु में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं था। तभी चंचल ने निशु की तरफ आते हुए कहा, क्या पानी पिएंगी? निशु ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तुम लोगों के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया है। यह सुनकर चंचल के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसने निशु जैसी ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी थी। ये लड़की मुंह फट है और कुछ भी बोल देती है। पर एक बात अच्छी थी कि अपने दोस्त के लिए सबके खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसी दोस्ती हर किसी के नसीब में नहीं होती। विक्रांत तिरछी नजरों से निशु की तरफ देखता है, जो चंचल से कुछ बोल रही थी। चंचल ने निशु को पानी की बोतल दी। निशु ने पानी की बोतल को अपने मुंह से लगाया ही था कि विक्रांत ने गुस्से से निशु के मुंह से पानी की बोतल छीन ली और बोला, तुम इसे नहीं पी सकती हो। यह मिनरल वाटर है, इसकी कॉस्ट तुमसे कई ज्यादा है। ये सुनकर निशु का दिमाग खराब हो जाता है। वह पानी की बोतल विक्रम के मुंह पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारा यह पानी मिनरल वाटर। वही विक्रांत का दिमाग खराब हो जाता है। वह गुस्से में निशु की तरह बढ़ने लगता है तो निशु उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोली, अगर मेरे करीब आए तो खींचकर ये थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि अगर कोई पानी पी रहा है तो उसे पानी पीने देना चाहिए। तुम्हारा मिनरल वाटर लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। इतने भी बेसिक मैनर्स नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम किराए के गुंडे हो, लफंगे लुच्चे। विक्रम फना के होठों को चूमते हुए बोला। अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने विक्रम की गर्दन पर अपने नाखून जोर से चुभा दिए और उसकी चेस्ट पर जोर से बाइट करने लगी ताकि वह अपना ध्यान भटका सके। विक्रम ने फना की कमर को कसकर पकड़ हुआ था ताकि फना उठ ना सके और वह उसकी बैक को सहला रहा था। फना इसी पोजीशन में न जाने कब से बैठी हुई थी और वह पूरी एक्सपोज हो रखी थी। विक्रम के माथे पर भी पसीने की बूंदें थीं। विक्रम ने अपना फोन उठाया और विक्रांत को एक मैसेज किया। विक्रांत ने निशु की तरफ देखा और फिर उसके बाल पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ से, बॉस के आर्डर है कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया जाए। निशु ने गुस्से से विक्रांत के हाथ को दूर करते हुए कहा, तुम जानवर हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि किसी लड़की के बाल नहीं पकड़े जाते? मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं, डफर। इधर फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर, अब कितने मिनट रह गए? विक्रम ने फना की कमर को सहलाते हुए कहा, अभी 8 मिनट है। फना के लिए अभी 8 मिनट 8 घंटे जैसे हो गए थे। उसी वक्त कार का दरवाजा खुला और ड्राइवर कार के अंदर आ गया, जिससे फना हड़बड़ा जाती है। वह विक्रम से दूर होने वाली होती है कि विक्रम ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। कार का पार्टीशन तो पहले ही से ही लगा हुआ था। ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। फना विक्रम को कस कर पकड़ लेती है क्योंकि अब उसे फील होने लगा कि विक्रम कुछ करना चाहता है। फना अब उठने वाली ही थी कि विक्रम ने उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए कहा, थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे, तब तक ऐसे ही बैठे रहो। लेकिन सर, आपने सिर्फ 2 घंटे कहा था। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो।
फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना और विक्रम कार में थे। फना से अब ये दर्द और सहन नहीं होता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो विक्रम को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखती है। विक्रम फना के गालों को देखता है, जो अब इतने लाल पड़ गए थे। विक्रम का गला सूखने लगा। फना ने गुस्से में कहा, सर 2 घंटे हो चुके हैं, अब आप जानबूझकर मुझे हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तभी विक्रम ने फना को धमकाते हुए गुस्से से कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की, तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए और मूव ऑन कर दूंगा। ये सुनकर फना कांप जाती है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। उसने रोते हुए कहा, सर, आप बहुत बुरे हैं। इतना बोलकर फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे बस अब बर्दाश्त करना था, क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा सकती थी वो। ये रिस्क नहीं लेना था फना को, इसलिए वो चुपचाप वैसे ही बैठी रहती है। ये देखकर विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आता है कि कॉन्ट्रैक्ट की बात पर आते ही फना कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है, क्योंकि विक्रम देख सकता था कि फना को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है और वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। बहुत जिद्दी हो तुम, विक्रम खुद से ही बोला और वो ड्राइवर को कार इशारों से स्लो करने को बोल देता है। ड्राइवर ने भी कार स्लो कर दी। वहीं वो 40 मिनट का रास्ता कब 1 घंटे में बदल गया, पता ही नहीं चला और फना विक्रम को टाइटली होल्ड कर कर बैठी हुई थी। वो काउंटिंग कर रही थी कि कब वो लोग घर पहुंचेंगे और फाइनली कार रुक गई। फना सिसकते हुए विक्रम को देखती है। सर, अब मैं उठ सकती हूँ या आप चाहते हैं कि मैं अभी भी ऐसे ही बैठी रहूं? फना के अब लहजे में बेरुखी थी और वो बहुत गुस्सा हो गई थी विक्रम से। विक्रम ने फना को देखा और फिर अपनी गर्दन हवा में हिलाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो उठ सकती हो। फना के पैर कांप रहे थे। वो धीरे से उठकर साइड में बैठती है। फना को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो अपने पेट को सहलाने लगती है। फना के कांपने की आवाज सुनकर विक्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा, तो फना ने विक्रम का हाथ दूर करते हुए कहा, सर, प्लीज अभी के लिए बस करिए। आपको मुझसे कितनी हमदर्दी है, ये मैंने देख लिया। विक्रम ने गुस्से से फना को देखा। फना उसी वक्त कार से उतर जाती है और अपने कांपते हुए पैरों के साथ वो अंदर की तरफ जाने लगी। उसकी लोअर बॉडी दुख रही थी, जिससे वो चल नहीं पा रही थी और जलन हो रही थी। विक्रम भी कार से बाहर आया और उसने फना को देखा। फना की चाल में लड़खड़ाहट को देखकर विक्रम के होठों पर कातिल मुस्कान आ जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। विक्रम ने पीछे से फना को उठा लिया। फना गुस्से में चिल्लाकर रोते हुए बोली, छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। विक्रम ने फना को अपने एक हाथ से उठाया और उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोला, तुम फिर से नाराज हो गई। इतनी छोटी सी पनिशमेंट तुमसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर आप मेरी जगह होते ना तो रो देते। आपको पता है वहां पर कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे, चला भी नहीं जा रहा है। आप बहुत ही बुरे और निर्दय इंसान हैं। इतना बेरहम कोई भी नहीं होता है। विक्रम फना को लेकर अंदर जाते हुए बोला, लेकिन तुमने देखा ना मुझे कि मैं कितना बेरहम हूँ। आगे से अगर मुझे गुस्सा दिखाया या मुझसे दूर भगाने की कोशिश की, तो इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। फना बच्चों की तरह से सिसक कर होना शुरू कर देती है। विक्रम उसे लेकर कमरे में गया और उसने फना को बेड पर धीरे से बैठा दिया। फना से बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर नौकरानी आ गई। किसी के हाथ में चॉकलेट थी तो किसी के हाथ में आइसक्रीम थी। सब कुछ नौकरानी ने कॉफी टेबल पर रख दिया। विक्रम फना को लेकर सोफे पर आया और फना को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। फना जल्दी से उठते हुए बोली, सर, मुझे आपकी गोद में नहीं बैठना। यह सुनकर विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं कि फना उस पर चिढ़ गई है। लेकिन विक्रम जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम्हारी पनिशमेंट अब खत्म हो चुकी है। विक्रम फना को चॉकलेट देता है खाने के लिए, तो फना गुस्से में अपना मुंह फेरते हुए बोली, मैंने कहा ना कि मुझे आपके यहाँ से कुछ भी नहीं खाना, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तभी विक्रम ने फना को घूर कर कहा, ज्यादा दुख रहा है क्या वहां पर?
फना ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा दुख रहा है, मुझे वॉशरूम जाते वक्त भी जलन होगी। तभी विक्रम ने फना को सोफे पर लेटा दिया और फिर उसके पैरों को वाइड करते हुए चेक करने लगा। विक्रम ने देखा कि फना का वो हिस्सा वाकई में स्वेल हो गया था और इतना रेड हो गया। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने ड्रॉ से ऑइंटमेंट निकाला। फिर फना के पास आते हुए धीरे धीरे कर वो ऑइंटमेंट उसकी लोअर बॉडी पर अप्लाई करता है, जिससे फना को राहत महसूस होती है। फना विक्रम को कभी समझ नहीं पाई कि इस आदमी के कितने रंग है। कभी वो उसे हर्ट करेगा और कभी उससे इतनी नफरत करेगा जैसे कि उसे जान से मार देगा, और कभी उसे प्रोटेक्ट करेगा तो कभी पैम्पर करेगा और फिर कभी केयर भी करेगा। दर्द भी खुद ही देता है और उसे पर मरहम भी खुद ही लगता है। कितना अजीब और सनकी आदमी है। विक्रम ने फना को चॉकलेट देते हुए कहा, तुम ऐसे खा लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। फना चॉकलेट ले लेती है और वो खाने लगती है। इधर विक्रम तो फना की बॉडी में ऑइंटमेंट लगाने में बिजी था। फना को इतना ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है कि उसे नींद आने लगती है, और चॉकलेट खाकर तो उसे और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी टेस्टी चॉकलेट कभी नहीं खाई थी। फना तो सस्ते सस्ते चॉकलेट खाते थी, लेकिन ये चॉकलेट शायद बहुत ही ज्यादा महंगी है। फना को टेस्ट से ही पता चल गया था। विक्रम की लाई हर चीज एक्सपेंसिव होती है, इतनी कास्ट की कि फना शायद वह सपने में भी कभी न सोच सके। फना ने विक्रम से सवाल किया, यह चॉकलेट कितने की है? विक्रम ने फना से कहा, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चॉकलेट खाने से मतलब रखनी चाहिए। सर, ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है, प्लीज बताइए ना कितने कास्ट की है? विक्रम ने फना को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, 1 लाख। ये सुनकर फना को खांसी आ जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह विक्रम को अविश्वास से देखती है। फना ने चिल्लाते हुए कहा, 1 लाख रुपए की चॉकलेट? सर, झूठ बोल रहे हो ना? विक्रम गुस्से से फना की थाइस पर जोर से पिंच करता है, जिससे फना छटपटा जाती है। आहा, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं शक्ल से झूठ लगता हूँ? तभी फना ने नजरें चुराते हुए कहा, सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था। तुम बार बार झूठा किसे बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोलता। विक्रम ने गुस्से से फना पर जोर से चिल्लाते हुए उसे डांटा। फना की आंखों से तुरंत आंसू टपकने लगते हैं और वो रोते हुए बोली, सॉरी। तुम्हें इतनी पनिशमेंट दी, उसके बावजूद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अगर ऐसा ही करती रही ना, तो आज रात को फिर तुम्हें बेड पर मैं बताऊंगा कि झूठ बोलना क्या होता है। फना घबरा कर बोली, सर सॉरी, प्लीज आप दवाई लगाइए ना। विक्रम ने गुस्से से फना की चॉकलेट को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना कि ये 1 लाख रुपए की है, तो इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की है। ये सच है या फिर झूठ, तुम्हें इस मानना ही होगा। आज के बाद अगर मेरी बात काटी या मुझे झूठ कहा तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। फना जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। विक्रम गुस्से में उठ जाता है और फिर वह फना को वैसे ही छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद फना गहरी सांस लेती है। वो चॉकलेट दोबारा खाने लगती है। उसने अपने कंधे उचका